हेलो दोस्तों, मैं सतीश कुमार आप सभी का लर्न ऑन इस चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी 7th क्लास हिस्ट्री का फर्स्ट लेसन, जिस लेसन का नाम है हजार वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। तो दोस्तों, हमेशा की तरह हम भी इस लेसन में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो हमारे लिए ज़रूरी है, हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। और मैंने उन्हीं पॉइंट्स को यहाँ पे मेंशन किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो पूरा देखिए। ये वीडियो लगभग 10 से 15 मिनट तक जा सकता है, लेकिन वीडियो पूरा देखने के बाद आपको काफ़ी चीज़ें जो हैं जानने को मिलेगी, और ये अक्सर आपके गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम के पेपरों में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 12वीं सदी के भूगोलवेत्ता अल इदरीसी थे। मानचित्रकार मानचित्रकार किसे कहते हैं? जो व्यक्ति मानचित्र या नक्शे बनाता है। अभिलेखागार ऐसा स्थान जहाँ दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है, मतलब वहाँ पे जमा किया जाता है। आज सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के अभिलेखगार होते हैं, जहाँ वे अपने तमाम पुराने सरकारी अभिलेख और लेन देन के ब्यौरे का रिकॉर्ड रखते हैं। लघु चित्रों का प्रयोग लेख में आई पांडुलिपियों की स्पष्टता प्रदान करने के लिए किया जाता है। ये इतने सुंदर होते हैं कि आगे चलकर संग्रहकर्ता अक्सर इन चित्रों को पांडुलिपियों से अलग करके बेचने भी लगे थे, क्योंकि जो पांडुलिपि तैयार की जाती है उसमें लघु चित्र बनाया जाता है। लघु चित्र इसलिए बनाया जाता है ताकि जो बात लेखक कहना चाहता है उसको अच्छे से समझ में आ सके। लिखावट की भिन्न प्रकार की शैलियों के कारण फारसी और अरबी पढ़ने में कठिनाई हो सकती है। नस्तलीक लिपि, जो कि बाईं ओर में वर्ण जोड़कर धारा प्रवाह रूप से लिखे जाते हैं, मतलब बाईं ओर से लिखे जाते हैं वर्ण जोड़कर। फारसी अरबी के जानकारों के लिए इस लिपि को पढ़ना आसान होता है। शिकस्त लिपि, जो कि दाईं ओर अधिक सघन, असंक्षिप्त और कठिन है, मतलब शिकस्त लिपि दाईं ओर से और नस्तलीक लिपि बाईं ओर से, बस इतना ही पूछा जाता है। पर्यावास किसे कहते हैं? इसका तात्पर्य किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहाँ के रहने वालों की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से है। समझ में आ गया कि किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहाँ के रहने वालों की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से है, उसे हम पर्यावास कहते हैं। मिस्र के शिहाबुद्दीन उमरी द्वारा रचित मसालिक है, मतलब उन्होंने एक किताब मान सकते हैं, उन्होंने उसकी रचना की थी, उसका नाम है मसालिक। संरक्षक कौन होते हैं? कोई प्रभावशाली धनी व्यक्ति जो किसी कलाकार, शिल्पकार, विद्वान या अभिजात जैसे किसी अन्य व्यक्तियों को मदद या सहारा दे। संरक्षक का मतलब होता है संरक्षण प्रदान करना, ठीक है। और वो वही कर सकता है जो वो खुद शक्तिशाली हो और धनी हो, ठीक है। अरब भूगोलवेत्ता अल इदरीसी ने 1154 में नक्शा बनाया था। आप एनसीईआरटी बुक देखेंगे, उसमें एक नक्शा दिखाया गया है। यहाँ जो नक्शा दिया गया है वह उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है और भारतीय उपमहाद्वीप को वो दर्शाता है। अल इदरीसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहाँ हम आज उत्तर भारत है, मतलब जहाँ आज उत्तर भारत है उसे ही अल इदरीसी के नक्शे में दक्षिण भारत दिखाया गया है। मध्य युग की फारसी आधुनिक फारसी भाषा से भिन्न है, मतलब जो मध्य युग की जो फारसी भाषा थी, जो आज के ज़माने की जो आधुनिक भाषा है उनसे अलग है। यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आई है, समय के साथ शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिनहाज ए सिराज, ये नाम याद रखिएगा, मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, तो उसका जो मतलब था वो था पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाके। मतलब वो इस क्षेत्र के लिए उन्होंने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। किसने? मिनहाज ए सिराज ने। 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया था।
किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही मतलब होते हैं। उदाहरण के लिए विदेशी हमारे लिए आज इसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो भारतीय ना हो, लेकिन मध्य युग में मानो किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग ना हो, विदेशी कहलाता था मध्य युग में। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेसी, गाना भी सुना होगा परदेसी परदेसी, हिंदी में परदेसी और फारसी में अजनबी कहा जाता है। इसलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठा करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य, भवन निर्माण कला तथा लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं। मतलब इतिहासकार कैसे जानकारी इकट्ठा करते हैं, तो उनमें ये सब चीज़ें आती हैं, सिक्कों, शिलालेखों, क्योंकि पत्थरों पर लिखे गए लेख को शिलालेख कहते हैं, तो उनसे सूचना इकट्ठा करते हैं। फिर भवन निर्माण की कला कैसी थी, और कुछ लिखित सामग्री भी मिल जाती है जैसे पांडुलिपियों वगैरह पे। तो इन सब चीज़ों से जानकारी इकट्ठा करते हैं इतिहासकार, और उस जमाने में क्या घटना घटी थी उसके बारे में बताते हैं। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने अपने वृत्तांत पहली बार 1356 में और दूसरी बार उसके 2 वर्ष बाद लिखा था। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं, जैसे सिंचाई में रहट, कताई में चरखे और युद्ध में आग्नेय शास्त्रों मतलब बारूद वाले हथियार का इस्तेमाल किया गया था। इस उपमहाद्वीप में नई तरह का खान पान भी आया, जैसे आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी। परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल रहा, क्योंकि इन हर क्षेत्रों में कुछ न कुछ बदलाव हुए थे। इस काल में जिन समुदाय का महत्व बढ़ा उनमें से एक समुदाय था राजपूत, जिसका नाम राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र से निकला है। 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयोग होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं, बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। ठीक है, उनकी सेवा करते थे। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ, मुख्यतः लिपिकों और मुंशियों का कार्य वाली जाति होती है कायस्थ आदि समूह ने भी उठाया। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगे, लोग जातियों और उपजातियों में बंट जाने लगे। उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा या नीचा दर्जा दिया जाने लगा, और ये दर्जा स्थायी नहीं थे, मतलब परमानेंट नहीं था, ये बदलते रहते थे। किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता मतलब पावर, प्रभाव और संसाधनों का नियंत्रण है, इसके आधार पर उसके दर्जे बदलते रहते थे। एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था और किसी अन्य क्षेत्र में कोई और। अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं खुद अपने अपने नियम बनाती थी। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता है। मतलब बड़े बुजुर्ग लोग उस नियमों का पालन करवाते थे और उसे क्या बोलते थे, जाति पंचायत। इसके अलावा कई गांवों पर मुखियाओं का शासन होता था। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन, जो कि 1266 से 1287 तक शासन किए थे, की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति में उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है। प्रशस्ति का मतलब होता है किसी राजा प्रशंसा के में लिखे गए लेख जो होते हैं, ठीक है, जो पूर्व में बंगाल जो कि गौड़ से लेकर मतलब उसको गौड़ बोलते थे उस समय, पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी जो कि गज्जन उस समय बोला जाता था तक फैला हुआ था, और जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत द्रविड़ भी आ जाता था। सन 1318 में कवि अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया था कि इस देश के हर क्षेत्र की एक अलग भाषा है। सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, दार सामुद्री जो कि दक्षिण कर्नाटक में बोली जाती थी, तेलंगानी आंध्र प्रदेश में, गुजरी गुजरात में, माहवारी
जो कि तमिलनाडु में, गौड़ी बंगाल में, अवधी पूर्वी उत्तर प्रदेश में और हिंदवी दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती थी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इन सारे पॉइंट्स को आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। अमीर खुसरो ने आगे बतलाया है कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है, जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है। यह एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते हैं, आम जनता नहीं। इनके दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए। दैविक तत्व में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही व्यक्तित्व स्तर पर होती थी। दैविक तत्व का मतलब होता है देवी देवता जो होते हैं हमारे, मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं उसमें भी इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए। इन परिवर्तनों में से कुछ थे नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण और समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व तथा बढ़ती सत्ता आदि। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में इनका बड़ा आदर होता था। किनका? ब्राह्मण का। इनके संरक्षक थे, मतलब इनको हर प्रकार की सुविधाएं दी जाती थी। किनके द्वारा? राजा महाराजाओं के द्वारा, या जो अमीर थे। नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे, इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा और भी बढ़ गया था। यही वह युग था जिसमें इस उपमहाद्वीप में नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ। कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहल 7वीं शताब्दी में व्यापारियों और अप्रवासियों के जरिए पहुंचा। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं, केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं, जिसका प्रेम, करुणा और उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो। कई शासक इस्लाम और इसके विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्यायशास्त्रियों अर्थात उलेमा को संरक्षण देते थे। हिंदू धर्म की भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग तरीके से व्याख्या करते थे। मुसलमान में कुछ शिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमान का विधि सम्मत नेता मानते थे। ध्यान से सुनिए, मुसलमान में कुछ शिया थे, शिया सुन्नी आपने सुना होगा ना, जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे। कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे और आगे भी इनकी परंपरा चलती रही। इस्लामी न्याय सिद्धांत, विशेषकर भारत में हनफी और शफी ऐसे सिद्धांत हैं कि विभिन्न परंपराओं में कई महत्वपूर्ण अंतर रहे हैं। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकार ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था: हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में और कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता। मध्यकाल की तुलना में प्रायः आधुनिक काल से की जाती है। आधुनिकता के साथ भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का प्रभाव जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, इस लेसन से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दिया है। आगे भी आपको इस क्लास के नोट्स मिल जाएंगे। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको 6 से लेकर 12th के नोट्स प्रोवाइड हो सके। धन्यवाद।